हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट से संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक क्या होता है। जैसे कि हम लोग आम जीवन में बहुत सारे ऐसे वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो इस रेशे से या प्लास्टिक से बना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं घर में पड़ा हुआ बॉटल, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिक के बहुत सारे डिब्बे होते हैं, बाल्टी होता है, और इसके अलावा ऐसे जितने भी वस्तुएं जो प्लास्टिक से बनी होती है उसका जो महत्व है इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक को समझने से पहले जानते हैं कि बहुलक होता क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टर्म्स आते हैं बहुलक। बहुलक को बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर का अर्थ होता है बहुत सारे अलग अलग केमिकल से बना हुआ जो मर होता है। ठीक है, पॉलीमर होते हैं, मतलब जो इकाई बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो छोटी इकाई के रासायनिक पदार्थों का पुनर्वृत्ति से बना हुआ जो वस्तु होता है उसको पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब कैसे, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो एक माला देखोगे, मोती का माला रहता है। ठीक है, एक धागा है, धागा में बहुत सारे मोती पिरोए होते हैं, और जो मोती से माला बना होता है तो क्या कहलाता है, मोती का माला कहलाता है। ठीक है, तो माला कैसे बनता है, तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे मोती रहते हैं। अगर एक मोती को पहनोगे तो अच्छा नहीं लगता, तो उसमें बहुत सारे हम लोग मोतियों को पिरो करके एक माला बना देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जिस प्रकार धागे में जुड़े हुए बहुत सारे मोतियों से मिल करके एक माला बनता है, उसी प्रकार छोटे छोटे रासायनिक पदार्थों के इकाइयों से मिल करके क्या बनता है, रेशा या बहुलक बनता है। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, क्या हम लोग जानते हैं किसको यहाँ पे संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, डेक्रॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, ये सब क्या है, संश्लेषित रेशे के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो पॉलीमर होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राकृतिक रेशे और दूसरा होता है संश्लेषित रेशे। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक रेशे और दूसरा होता है संश्लेषित रेशे। तो प्राकृतिक बहुलक या रेशे किसको कहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है प्राकृतिक रेशे का। इसको चूंकि हमारे चैप्टर में नहीं है तो हम लोग बस जान लेते हैं कि प्राकृतिक रेशे क्या होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है कपास। ठीक है, कपास इसका एग्जाम्पल है जो एक प्रकार का बहुलक है। ठीक है, तो कपास कैसे बनता है, तो कपास बहुत सारे सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कपास क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है या प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, तो बहुत सारे सेलुलोज, या सेलुलोज किससे बनता है, तो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो ग्लूकोज से क्या बना, सेलुलोज बना, सेलुलोज से क्या बना, कपास। ठीक है, तो कपास क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक रेशे है। तो इसको प्राकृतिक क्यों बोला गया। ठीक है, हम लोग देखो यहाँ देख रहे हैं प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे, तो इसको प्राकृतिक क्यों बोला गया, तो इसको प्राकृतिक इसलिए बोला गया क्योंकि ये प्रकृति में, मतलब हमारे नेचर में डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कपास का पेड़ होता है और पेड़ से हम लोग कपास प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं संश्लेषित रेशे का। ठीक है, तो संश्लेषित रेशे क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं जो प्रकृति में पाया जाता है वो प्राकृतिक रेशे हैं, और जो प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य द्वारा बनाया गया बहुलक क्या कहलाता है, संश्लेषित बहुलक या संश्लेषित रेशे कहलाता है। ठीक है, तो प्रकृति के संसाधन का उपयोग करके मनुष्य द्वारा बनाया गया रेशे क्या है, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है,
कपास। इसी प्रकार संश्लेषित रेशे का एग्जाम्पल क्या है, तो इसके लिए हमको याद होना चाहिए, इसका उदाहरण है संश्लेषित रेशे क्या क्या है, तो इसका उदाहरण है रेयान, ठीक है, नायलॉन, रेयान, नायलॉन, टेरिलिन, डेक्रॉन, ठीक है, डेक्रॉन, टेरिलिन। तो ये जितने भी बहुत सारे अलग अलग जो नाम है वो संश्लेषित रेशे के उदाहरण है। तो संश्लेषित रेशे क्या है, ऐसा रेशे जिसे मनुष्य द्वारा बनाया गया, मतलब प्रकृति में डायरेक्ट नहीं मिलता, ऐसे रेशे को संश्लेषित रेशे कहा जाता है, ठीक है। अब संश्लेषित जो रेशे हैं उससे क्या होता है, तो उससे बहुत सारे वस्तु बनते हैं। जैसे मैं बता दी, बात करते हैं हम लोग कपड़े की, ठीक है। तो संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होता है, मतलब ये क्या होता है, जल्दी फटता नहीं है, उसमें सिकुड़न नहीं आता। तो ये बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं जिसको हम लोग अपने आम जिंदगी में उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, घर जाके देखना है और उसमें हम लोग को पहचानना है कि इसमें से क्या क्या प्राकृतिक रेशे हैं और क्या क्या संश्लेषित रेशे हैं। घर में बड़े लोग होते हैं, उनसे भी हम लोग पूछ सकते हैं, घर में जो सामान रखा है उन सामान में से पूछना है कि ये कौन सा प्रकार का बहुला क्या रेशे हैं, या इनमें से संश्लेषित रेशे हैं या प्राकृतिक रेशे हैं, ठीक है। तो घर में काम करना है हम लोग को। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो दिया है संश्लेषित रेशे के और भी प्रकार, तो मैं बात करूंगा संश्लेषित रेशे के। तो संश्लेषित रेशे के जो प्रकार है उसमें हम लोग सबसे पहले नाम पढ़े, फर्स्ट है इसमें रेयान, ठीक है। तो रेयान होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं रेशम का एक कीट होता है, ठीक, रेशम का एक कीट होता है जो रेशम की धागा बनाता है, ठीक है, प्रकृति में मिलता है। उसी प्रकार इससे बने हुए जो कपड़े की बुनाई होती है रेशम के कीट के द्वारा, ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य ने उसी का हुबहू एक अन्य धागा या रेशा बनाया। कैसे, जैसे रेशम की कीड़ा जो धागा बुनता है, उसी प्रकार मनुष्य ने भी एक धागा बनाया जिसको वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी पे बनाया था, ठीक है। तो ऐसा धागा ही क्या कहलाया, रेयान कहलाया। जो धागा हम लोग देखते हैं किसका, रेशम को बहुत महंगा मिलता है क्योंकि प्राकृतिक रेशा है वो, लेकिन उसी का हुबहू किसने, वैज्ञानिकों ने बनाया। क्या बनाया, तो एक ऐसा रेशा बनाया जो अपने रेशम के कीट द्वारा बनाए गए रेशे के जैसा था, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, रेयान बोल दिए। ये पूरा केमिकल थिंग होता है। और इस रेयान या कृत्रिम रेशम को अगर काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार में प्राप्त कर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है रेयान या कृत्रिम रेशम को, देखो रेशम कीड़े जैसा है इसलिए इसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, ठीक है। कृत्रिम रेशम का नाम भी इसको दिया गया, सेम वैसी रहता है, ठीक। तो इसको काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है। काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है जिसे हम लोग रेयान कहते हैं, ठीक है। अगर रेयान में, रेयान क्या है, संश्लेषित रेशा है, यदि रेयान में हम लोग कपास को मिला देते हैं, कपास क्या है, प्राकृतिक रेशा, थोड़े अमाउंट में यदि कपास को मिला देते हैं तो उससे हम लोग क्या बना लेते हैं, चादर बना लेते हैं। ओढ़ने वाला जो चादर होता है वो चादर कैसे बनता है, तो रेयान में कुछ मात्रा में कपास मिला करके हम लोग चादर बना लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग चादर में रेयान में कुछ मात्रा में ऊन मिला लेते हैं, ठीक है, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, तो अगर कुछ मात्रा में उसमें ऊन मिला लेते हैं तो उससे हम लोग गलीचे बना लेते हैं, ठीक है, गलीचे बना लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नायलॉन का, ठीक है। नायलॉन भी संश्लेषित रेशा का एक एग्जाम्पल है। इसको हम लोग अपने आम जिंदगी में या फिर घर में देख सकते हैं। नायलॉन का बहुत सारे वस्तुएं बना होता है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, संश्लेषित रेशा है, तो यह भी मानव निर्मित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है।
नायलॉन की बात कर रहा हूँ, ये भी केमिकल से बनता है, रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो यह भी मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, यह प्राकृतिक के कच्चे माल जैसे कि पौधे या जंतु के जो अवशिष्ट होते हैं उनसे मिलकर नहीं बनता। ठीक है, तो इसको प्रकृति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इसमें एक चीज, अगला जो पॉइंट बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। मतलब वैज्ञानिकों ने जब खोजा होगा तो पहला संश्लेषित रेशा जो खोजा, जो पूर्णतः संश्लेषित है, मतलब पूरा केमिकल से बना, कोई प्राकृतिक का चीज अपन यूज नहीं किए हैं, तो इसको हम लोग नायलॉन बोले। और इसको हम लोग क्या बोले, यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा कहलाया। ठीक है, प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा क्या है, तो उसका नाम है नायलॉन। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग आसानी से कपड़ा बना सकते हैं, कपड़ा जो पहनने का कपड़ा होता है, और उस कपड़े को जब संश्लेषित रेशा या नायलॉन से हम लोग कपड़े बनाते हैं तो उसको धोने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ है, इसका उपयोग देखो, नायलॉन का उपयोग कहाँ है, तो इसका उपयोग है पैराशूट बनाने में। ठीक है, पैराशूट उड़ने का होता है। ठीक है, पैराशूट उड़ने का होता है। इसके अलावा नायलॉन का क्या होता है, घर में हम लोग देखे होंगे रस्सी होता है, नायलॉन का रस्सी, घर में नायलॉन का रस्सी रखा रहता है, तो इसका उपयोग किस में होता है, रस्सी बनाने में होता है। इसके अलावा इससे मोजे भी बनते हैं, इससे ब्रश भी बनता है, तो ये बहुत सारे उपयोग है नायलॉन का। ठीक है, जिसको हम लोग अपने निजी जीवन में या फिर आम जिंदगी में देखते हैं नायलॉन का उपयोग। ठीक, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, पॉलिएस्टर भी मानव निर्मित रेशा है। पॉलिएस्टर भी मानव निर्मित रेशा है। ठीक, इस रेशे से बने हुए कपड़े में, इस रेशे से बने हुए कपड़ों में सिलिकॉन नहीं पड़ता। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, घर में जो हमारे कपड़े होते हैं, ये कपड़ा है, इस कपड़े को धोते हैं। जब धोते हैं तो क्या होता है, धोते समय इसमें बहुत सारे सिलवट पड़ जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन पड़ जाता है, मुड़ जाता है। तो ये क्या होगा, अगर पॉलिएस्टर का उपयोग करते हैं कपड़ा बनाने में, तो ऐसे कपड़ों में सिलवट नहीं पड़ते, सिलिकॉन नहीं पड़ते। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे महीन रेशों से मिलकर खींचे जाते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है, ठीक है, इसका उदाहरण मतलब पॉलिएस्टर किसको बोलते हैं, तो पॉलिएस्टर किसको बोलते हैं, तो एक टेरिलिन नाम होता है। ठीक है, तो टेरिलिन एक पॉलिएस्टर है। ठीक है, पॉलिएस्टर क्या है, एक संश्लेषित रेशा है, जिसका उदाहरण क्या है, टेरिलिन। ठीक है, टेरिलिन के अलावा और क्या हो सकता है, तो एक नाम आता है पॉलिएस्टर के उदाहरण में PET। ठीक है, तो PET इसको बोलते हैं पेट। तो PET भी एक प्रकार का क्या है, PET भी पॉलिएस्टर का उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि इनमें से क्या पॉलिएस्टर का उदाहरण है, तो हम लोग यहां देखेंगे टेरिलिन या फिर PET। ठीक, तो इसका उपयोग कहाँ है, तो हम लोग बात करें पॉलिएस्टर का उपयोग कहाँ है। ठीक है, कहाँ देखे होगा पॉलिएस्टर, जैसे हम लोग यहाँ पे नायलॉन की बात किए तो रस्सी देख ले नायलॉन का, मोजे में नायलॉन लगा रहता है। तो इसी प्रकार पॉलिएस्टर का उपयोग कहाँ है, कहाँ देखते हैं हम लोग पॉलिएस्टर, तो हम लोग पॉलिएस्टर कहाँ देखते हैं, तो जो घर में बोतलें यूज करते हैं, बोतलें प्लास्टिक का भी बनता है, कुछ पॉलिएस्टर का बनता है, तो घर में जो बोतलें उपयोग करते हैं, इसके अलावा कुछ बर्तन होता है, कुछ तार होते हैं, तो ये सब किससे बना रहता है, पॉलिएस्टर से। ठीक है, ये सब किससे बना रहता है, पॉलिएस्टर से। ठीक, तो ये पॉलिएस्टर के यहाँ पे एक हम लोग और देख सकते हैं, देखो पॉलिएस्टर। ठीक है, तो पाली मतलब क्या होगा, पाली प्लस एस्टर। ठीक है, पाली मतलब बहुत सारे, किससे, एस्टर से।
मिलकर बनना। ठीक है, बहुत सारे एस्टर से मिलकर बनना क्या कहलाता है? पॉलीएस्टर कहलाता है। मतलब इसका इकाई क्या होगा? सबसे छोटा चीज क्या है? तो इसका सबसे छोटा चीज है ये एस्टर। बहुत सारे एस्टरों से मिल करके क्या बनता है? पॉलीएस्टर बनता है। पॉलीएस्टर का और क्या क्या नाम होता है? तो हम लोग जानते हैं पॉलीएस्टर टेरिलिन को पॉलीएस्टर बोलते हैं। ठीक है, पीईटी जो पेट होता है उसको पॉलीएस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे कुछ क्या करते हैं इसको उपयोग? देखो, बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में, कभी कभी पॉलीएस्टर का उपयोग किस में करते हैं? कपड़ा भी बनाने में करते हैं। ठीक है, तो कैसे, कहाँ देखे हो? ठीक है, तो पॉलीएस्टर के कपड़े जो टेरिकॉट का कपड़ा होता है, पूछना घर में, जो टेरिकॉट का कपड़ा होता है वो भी पॉलीएस्टर का उदाहरण है। ठीक, कभी कभी हम लोग स्वेटर भी बनाते हैं, तो स्वेटर में एक होता है उलन, ठीक है, ऊन से बना हुआ कपड़ा होता है, और दूसरा होता है पॉलीवुल। पॉलीवुल के कपड़े से भी मिलकर हम लोग क्या बना लेते हैं? स्वेटर। तो पॉलीवुल क्या होता है? उसमें पॉलीएस्टर में कुछ मात्रा में ऊन मिला देते हैं। पॉलीएस्टर क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। ऊन क्या है? प्राकृतिक से मिला हुआ धागा या रेशा है। तो इस पॉलीएस्टर में हम लोग ऊन को मिला देते हैं, तो उससे क्या बनता है? पॉलीवुल बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसी का एक और उदाहरण, संश्लेषित रेशे का, एक्रिलिक। ठीक है, संश्लेषित रेशे का एक और उदाहरण है एक्रिलिक। फोर्थ, एक्रिलिक। तो पहला पॉइंट क्या होगा? एक्रिलिक के बारे में कभी पूछेगा तो यह मानव निर्मित रेशा है। यह मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं, शाल पहनते हैं या कंबल का उपयोग करते हैं, इनमें जो भी चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं ठंड के दिन में, वो एक्रिलिक के साथ हम लोग क्या करते हैं? ऊन को मिला करके बनाए रहते हैं। ठीक है, तो स्वेटर, शाल, कंबल, ठीक है, तो जो भी हम लोग ये चीज़ अपने घर में देखते हैं वो क्या होता है? तो ये जितने भी चीज़ हैं एक्रिलिक में क्या मिला लेते हैं? ऊन को मिला लेते हैं। ऊन को मिला करके हम लोग क्या बना लेते हैं? स्वेटर, शाल या कंबल बना लेते हैं। ठीक है, तो यही सब क्या होता है? जो प्राकृतिक ऊन, ठीक है, जो प्राकृतिक ऊन है, उसी प्रकार से सेम हम लोग क्या बनाते हैं? एक संश्लेषित या रासायनिक पदार्थ से हम लोग उसी के जैसा सेम धागा बनाते हैं, जिससे स्वेटर, शाल या कंबल बनता है, उसको बोलते हैं एक्रिलिक। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्रिलिक। अब हम लोग डायरेक्ट ऊन का अगर क्या खरीदते हैं? स्वेटर खरीदते हैं, ऊन, प्योर ऊन से खरीदते हैं जो भेड़ से निकलता है, तो वो ऊन क्या होगा? महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा, उसको बनाने में बहुत सारे खर्चा रहते हैं, तो वो क्या होता है? महंगा होता है। लेकिन हम लोग एक्रिलिक से बना हुआ स्वेटर खरीदते हैं। जो सस्ते स्वेटर मिलते हैं या शाल मिलता है, वो किससे बना रहता है? एक्रिलिक से बना रहता है। तो ऐसे स्वेटर क्या मिलते हैं? सस्ते मिलते हैं और टिकाऊ भी होता है। ठीक है, आम जो आदमी होता है, मध्यम वर्गीय, वो आसानी से उसको परचेस या खरीद सकता है और खरीद के अपने जीवन में उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा रेयान के बारे में, नायलॉन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्रिलिक के बारे में पढ़े। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने पॉलीएस्टर के बारे में पढ़े। अब देखते हैं जो संश्लेषित रेशे हैं उसके गुण क्या है। ठीक है, गुण क्या है, क्यों हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, क्यों जीवन में इसको उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे कृत्रिम रेशे जो अभी पढ़े, जिसके उदाहरण दिया, उस सबको अपने जीवन में देखे होंगे। ठीक है, जब देखे होंगे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? बहुत सारे जो रेशे हैं उसको पहचान सकते हैं। अपने से बड़ों जो घर में रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा रेशा क्या होगा। ठीक है, तो इसका गुण क्या होता है? देखो, जो संश्लेषित रेशा होता है वो मानव निर्मित होता है, तो ये सस्ता होता है। ठीक है, सस्ता होता है, मतलब हम लोग आसानी से इसको खरीद सकते हैं। ये टिकाऊ होता है, टिकाऊ होता है। ठीक है, सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं संश्लेषित रेशों को?
तो संश्लेषित रेशे क्या है, आसानी से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आसानी से प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा देखो, किसी चीज़ का अगर एडवांटेज है, कुछ फायदे हैं, तो कुछ क्या होगा, घाटे भी होंगे। तो क्या घाटा है, तो इसमें से जो कपड़ा बनता है, अगर कभी कभी कोई व्यक्ति इस संश्लेषित रेशे से बने हुए कपड़ा पहना है और उस कपड़े में आग लग जाती है, तो नॉर्मल जो कपड़ा होता है, सूती का जो कपड़ा होता है, वो क्या होगा, जलेगा, उसको निकाल के फेंक सकते हैं, फिर कम जलेगा। लेकिन ये क्या होता है, संश्लेषित रेशे अगर जलाएंगे तो धीरे धीरे पिघलता है। जैसे पॉलीथीन को कभी जला के देखना, वो क्या करता है, पिघलने लगता है। तो पिघलेगा क्या होगा, शरीर में चिपकने लगेगा, और शरीर में चिपकेगा मतलब उसको और ज़्यादा जलाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। ठीक, तो डिसएडवांटेज क्या है संश्लेषित रेशे का, कि अगर कोई व्यक्ति संश्लेषित रेशे से बने कपड़ा पहना है और यदि वहाँ आग लग जाता है, तो वो कपड़ा शरीर में चिपकता है और शरीर को जलाने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज या दूसरा इसका हम लोग ड्रॉबैक जो बोलेंगे, वो क्या हो सकता है, तो संश्लेषित रेशे का दूसरा ड्रॉबैक ये है कि यदि संश्लेषित रेशे से बने कपड़ा या सामान खराब हो जाता है, खराब होना मतलब वो उपयोग का नहीं है, तो उपयोग का नहीं है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फेंक देते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्यावरण को हानि पहुँचा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि पर्यावरण में पढ़े होंगे कि कुछ ऐसे कचड़े होते हैं जो जमीन में गल जाता है, कुछ ऐसे कचड़ा होता है जो जमीन में नहीं गलता। तो जो संश्लेषित रेशे या प्लास्टिक से बना हुआ जितना भी कपड़ा होता है या सामान होता है, उसको यदि हम लोग ज़मीन में फेंक देते हैं, कचड़े के रूप में यदि फेंक देते हैं, तो आसानी से वो मिट्टी में नहीं मिल जाता। ठीक है, बहुत सालों तक उसी रूप में रहता है और आसपास की ज़मीन को बंजर बना देता है। तो उसको और क्या हो सकता है दूसरा, ठीक है, तो उसका दूसरा ये हो सकता है कि उसको हम लोग जला दें, जला के नष्ट कर सकते हैं। तो यदि हम लोग इस प्रकार के रेशे के जो कचड़े हैं उसको हम लोग जलाते हैं, तो वहाँ भी एक ड्रॉबैक है कि उसमें से जो गैस निकलेगा वो गैस कैसे होगा, बस विषैली होगी। क्यों विषैली होगी, क्योंकि ये जो भी बना है वो रासायनिक पदार्थ से मिल करके बना है। क्लियर है। अब यहाँ पे जितने हमारे सिलेबस में हैं उतने संश्लेषित रेशे के जो पार्ट है वो खत्म होता है। ठीक है, तो अब आगे क्या, तो अब बात करते हैं हम लोग प्लास्टिक की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्लास्टिक की। ठीक है, प्लास्टिक क्या होता है, तो घर में बहुत सारे वस्तुएं, जैसे मैंने बताया हम लोग पॉलीमर की बात किए, उसी प्रकार बहुत सारे क्या होते हैं, वस्तु होते हैं, जो वस्तु किससे बना रहता है, प्लास्टिक से मिल करके बना रहता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या है, जैसे हम लोग देखेंगे घर में प्लास्टिक के उदाहरण, तो उदाहरण क्या होगा, डब्बे रखे रहते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो कुछ बर्तन होते हैं प्लास्टिक के। ठीक है, बर्तन हो गया, और क्या, बॉटल होते हैं पानी पीने का, ये भी प्लास्टिक का बना रहता है। ठीक है, और क्या, तो बहुत सारे जो मशीन के पार्ट होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो मशीन का पार्ट, तो जितने भी चीज़ सब अब देखते जाओगे, घर में भी बैठेंगे देखते जाओगे तुमको क्या मिलेगा, बहुत सारे प्लास्टिक के उदाहरण मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे संश्लेषित रेशे के बारे में बात किए, वैसे प्रकार क्या है, प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। यहाँ पे लिख लो, प्लास्टिक एक बहुलक है, प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ठीक, तो क्या होता है, प्लास्टिक छोटे छोटे रसायन से मिलकर बना रहता है, जिसकी रासायनिक पदार्थ से बनता है। ठीक है, मतलब प्लास्टिक का जो छोटा इकाई होता है वो छोटे छोटे रासायनिक पदार्थ होते हैं, और इसका जो व्यवस्था होता है, रासायनिक पदार्थ का जो व्यवस्था होता है वो एक जैसा नहीं होता। एक जैसा नहीं होता मतलब कि जो रासायनिक पदार्थ हम लोग उपयोग करते हैं,
ठीक है, प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ जो हम लोग उपयोग करते हैं वो एक ही सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता। कैसे? तो देखो, जो प्लास्टिक का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये एक छोटी इकाई है, वैसे बहुत सारे इकाई से मिल करके क्या बन जाता है, प्लास्टिक बन जाता है। देखो, ठीक है, ये रसायन का एक छोटा इकाई है जिससे मिल करके क्या बना, एक प्लास्टिक बन गया। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसी बने, कभी कभी क्या बनता है, तो कभी कभी ये डबल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे में एक और जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर से मिल करके भी ये बन सकता है। ठीक है, तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर से भी प्लास्टिक बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर से भी प्लास्टिक बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो व्यवस्था है ऊपर वाला, इसको रेखीय व्यवस्था बोलते हैं। मतलब किसी रासायनिक पदार्थ के छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना हुआ प्लास्टिक जो एक लाइन में है, यहाँ पे दिख रहा है एक लाइन में है, तो एक लाइन में बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेखीय व्यवस्था। ठीक है, अब जो नीचे वाला है वो क्या है, तो नीचे वाला जो व्यवस्था दिख रहा है इसको तिर्यकबद्ध व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तिर्यकबद्ध व्यवस्था। ठीक है, कैसे, तो इसमें देखो ये रेखीय व्यवस्था है। रेखीय व्यवस्था जो है इसी का, इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे इकाई से मिलकर के क्या बना है, एक प्लास्टिक बना है, जिसको हम लोग तिर्यकबद्ध व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक, अब प्लास्टिक का उपयोग या प्लास्टिक उदाहरण हम लोग देख लिए। प्लास्टिक का उदाहरण निजी आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा है। अब इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है, तो उपयोग हम लोग समझ सकते हैं। प्लास्टिक का जो उपयोग है बहुत सारे वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं, प्लास्टिक जो है इससे क्या बनेगा, वस्तुएं बनेंगी। ठीक है, वस्तुएं बनी, वस्तुएं मतलब जैसे कि हम लोग बात कर लिए डिब्बा का, ठीक है, बर्तन का या मशीन पार्ट का। तो जो वस्तुएं बनी, उस वस्तुएं क्या हो जाएंगी, एक समय के बाद खराब हो जाएंगी। जब वस्तुएं खराब होंगी, ठीक है, वस्तुएं क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। जब खराब होगा तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको फेंक देंगे। फेंकने से क्या होगा, पर्यावरण में हानि होगी। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, जब खराब होगा तो उसका पुनर्चक्रण, ठीक है, या रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे रिसाइकल करेंगे, तो जो प्लास्टिक का पार्ट होगा जिसको हम लोग खराब होने के बाद फेंकते हैं, उसको पिघलाकर क्या करेंगे, फिर से प्लास्टिक मिलेगा। पिघलाने के बाद उसको हम लोग सांचे से नया वस्तु बनाकर, ठीक है, सांचे से नया वस्तु बना करके उसका पुनर्चक्रण या रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक का ही एक उदाहरण मैं बता रहा हूं जो हम लोग हमेशा उपयोग करते हैं। तो इसका एक उदाहरण है पॉलीथीन। ठीक है, प्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, तोड़ के देखते हैं तो क्या होगा, ये पॉली प्लस एथिलीन। ठीक है, एथिलीन क्या है, एक रसायन है। एथिलीन एक रसायन है, और पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीमर होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे एथिलीन से मिलकर के क्या बनता है, ये पॉलीथीन बनता है। बहुत सारे एथिलीन से मिलकर के पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सब्जी ले जाने में, राशन ले जाने में, या फिर बहुत सारे अलग अलग जगहों पे हम लोग पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो गया, पॉलीथीन। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, देन उसके बाद इसको स्टॉप करेंगे। प्लास्टिक का भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं प्लास्टिक का भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है
थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। ठीक है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। ठीक, तो ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसे वस्तु या ऐसे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसे गर्म करने पर विकृति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा प्लास्टिक क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, अपने को कभी क्वेश्चन पूछेगा प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग इज टाइप ऑफ प्लास्टिक। ठीक, तो थर्मोप्लास्टिक क्या? ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर विकृति उत्पन्न हो जाती है। विकृति उत्पन्न होना मतलब वो अपना साइज, विकृति का मतलब क्या है? अपना साइज या शेप मतलब आकार, साइज या शेप को बदल देता है। करके देख सकते हैं हम लोग। पन्नी को जलाएंगे, पन्नी क्या हो जाएगा? एक छोटा सा गुत्थी बन जाएगा। ठीक है, तो विकृति उत्पन्न होना मतलब साइज और शेप उसका बदल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन। ठीक है, अभी पॉलीथीन के बारे में पढ़े, तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। और क्या है? तो इसका उदाहरण है पीवीसी। पीवीसी भी थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। पीवीसी क्या होता है? तो ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये पीवीसी भी क्या है? थर्मोप्लास्टिक या प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक, अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग की। इधर दिया है थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पे उसमें विकृति उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर विकृति उत्पन्न नहीं होता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृति उत्पन्न नहीं करता। विकृति हम लोगों ने समझा, उसके आकार और आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या है? तो थर्मोसेटिंग का उदाहरण है बेकेलाइट। ठीक है, इसका उदाहरण है बेकेलाइट या मेलेमाइन। ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है। तो ऐसे जो प्लास्टिक बेकेलाइट या मेलेमाइन, ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, इसमें जो मेलेमाइन हम लोगों ने देखा, मेलेमाइन क्या है? बहु उपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक है। ठीक है, यहाँ पे जो मेलेमाइन देखे, ये क्या है? आग का प्रतिरोधक है। ठीक है, आग यानी गर्म करने पर ये क्या हो रहा है? विकृति नहीं हो रहा है। तो मेलेमाइन क्या है? आग का प्रतिरोधक है। मतलब जहाँ पे आग लगा वहाँ पे इस मेलेमाइन से बने किसी चीज का हम लोग उपयोग करके आग से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आग को सहने की क्षमता है, तो इसको उपयोग कहाँ होगा? तो जहाँ पे आग का हम लोग यूज करते हैं उपयोग, तो रसोई घर में जो बना रहता है, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, उसके नीचे मेलेमाइन से हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और जलता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अग्नि प्रतिरोधक कपड़े बनाने में मेलेमाइन का उपयोग और कहाँ है? अग्नि प्रतिरोधक कपड़े बनाने में, ठीक है, मेलेमाइन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज के क्लास में बहुलक
मतलब पॉलीमर के बारे में जाना, जो कि हमारे चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो यहाँ पे संश्लेषित रेशे के बहुत सारे टाइप है, कैसे रेशे बनते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो संश्लेषित रेशे को एक बार और बता देता हूँ कि संश्लेषित रेशे वे रेशे हैं जो मानव द्वारा बनाया जाता है, मानव निर्मित। ठीक है, तो हम लोगों ने संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ा और उसके बहुत सारे उदाहरण देखे। इसी प्रकार हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में देखा और प्लास्टिक के टाइप्स पढ़े, उसके एग्जाम्पल पढ़े, जिसको हम लोग अपने घर में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा और इसका उपयोग आप आगे की क्लास में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।